ये दोनों उस बोट को लेकर कैलिफोर्निया की तरफ निकलते हैं और ये दोनों बहुत खुश थे। जब ये दोनों समुद्र के बीच में होते हैं तब रिचर्ड टैमी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वो उसे एक रिंग भी देता है जो उसने खुद बनाई थी। टैमी शादी के लिए हाँ कर देती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगी थी। अगले दिन जब ये लोग कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ रहे थे तब एक पक्षी उनकी बोट में आकर बैठ जाता है और इस पक्षी को देखकर टैमी बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि ये लोग किनारे से बहुत दूर थे। तब रिचर्ड कहता है कि शायद ये हवा की वजह से यहाँ तक आ गया हो क्योंकि हवा काफी तेज चल रही थी। तब टैमी कहती है कि क्या हमें फिक्र करनी चाहिए। तब रिचर्ड कहता है कि मैं पता करता हूँ। इसके बाद रिचर्ड नीचे जाकर रेडियो ऑन करता है। तब उससे पता चलता है कि जिस रास्ते से ये लोग जा रहे हैं उस रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो इनसे सिर्फ 1000 मील दूरी पर है। और ये सुनकर रिचर्ड बहुत परेशान हो जाता है। तब टैमी रिचर्ड से कहती है कि हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और हमें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद ये लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं और रात होते होते ये लोग बुरी तरह से उस तूफान में फंस जाते हैं। वो तूफान बहुत भयानक था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना भयानक तूफान का सामना करना पड़ेगा। तब रिचर्ड टैमी से कहता है कि तुम नीचे जाओ, तुम वहाँ सेफ रहोगे। लेकिन टैमी कहती है कि हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। वो नीचे नहीं जाती और तभी एक बहुत बड़ी लहर आकर उनकी बोट से टकरा जाती है जिसकी वजह से उनकी बोट पलट जाती है और टैमी बोट के अंदर गिर जाती है और रिचर्ड समुद्र में गिर जाता है और उसके सर पर एक लोहे का पाइप लग जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब टैमी को होश आता है तो वो रिचर्ड को आवाज लगाना शुरू करती है पर रिचर्ड का कुछ भी पता नहीं होता। वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। वो दूरबीन से देखती है पर दूर दूर तक उसे कोई शिप नजर नहीं आ रही थी और न ही रिचर्ड दिखता है और न ही उसे कोई किनारा दिखता है। वो रेडियो की मदद से मदद मांगने की कोशिश करती है पर रेडियो भी खराब हो चुका था। इस बात से टैमी बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए वहीं बोट के ऊपर लेट जाती है। वो बहुत जख्मी थी और थकी हुई भी थी। इस वजह से उसकी आंख लग जाती है पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बोट में एक छोटी बोट भी थी पर वो अब यहाँ मौजूद नहीं है। जब वो दूरबीन से देखती है तो उसे समुद्र में बहुत दूर वो लाइफ बोट दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि रिचर्ड उस बोट में ही है। अब वो किसी भी हाल में वहाँ पहुंचना चाहती थी। इसके बाद वो यॉट स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही। इसके बाद वो तैर कर वहाँ जाने की कोशिश करती है। वो थोड़ी दूर पहुंचती है तभी वो देखती है कि यॉट उससे दूर जा रहा है और वो किसी भी कीमत पर उस यॉट को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसे यॉट पर वापस आना पड़ता है। यॉट काफी डैमेज हो चुकी थी और उसका सैल भी टूट चुका था जिसकी वजह से पानी अंदर जमा हो रहा था। इसलिए वो सबसे पहले उस बोट की थोड़ी सी रिपेयरिंग करती है और फिर अंदर जाती है। फिर वो पाइप की मदद से उसका पानी बाहर निकालने लगती है। इसके बाद वो उसके सेल को फिक्स करने की कोशिश करती है तभी वो रिचर्ड तक पहुंच सकती है। सबसे पहले वो उस पोल को फिक्स करती है जिस पर उसको सेल लगाना था। ये इतना आसान भी नहीं था पर वो जैसे तैसे करके उसको फिक्स कर देती है और उसका यॉट पानी में तैरना शुरू हो जाता है। वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहां रिचर्ड था। रिचर्ड पलटी हुई बोट पर लेटा था और वो जख्मी भी था जिसकी वजह से वो तैर नहीं पा रहा था। टैमी समुद्र में जाकर उसे यॉट तक लेकर आती है। वो यॉट में चढ़ नहीं सकता था इसलिए टैमी उसको एक रस्सी में बांधकर बहुत मुश्किल से ऊपर खींचती है और देखती है कि उसका पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी है। टैमी उसके पैर पर पट्टी करती है। रिचर्ड की हालत बहुत खराब होती है। वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। उसकी एक पसली भी टूट चुकी थी और उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। वो दोनों 2 दिनों तक ऐसे ही फंसे हुए रहते हैं। टैमी जब दिशा का अंदाजा लगाती है तो पता चलता है कि वो लोग उत्तर दिशा में बहुत दूर है। टैमी कहती है कि यहाँ से कोई भी शिप नहीं गुजरती। हम किनारे से बहुत दूर हैं। हमें कोई ढूंढने नहीं आएगा। शायद हम यहीं मर जाएंगे। रिचर्ड उसका हौसला बढ़ाता हुआ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम हिम्मत मत हारना। इसके बाद टैमी अपनी स्पीड का पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि जिस स्पीड से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं उन्हें कैलिफोर्निया पहुंचने में कई महीनों का समय लग जाएगा। तभी टैमी कहती है कि हमें कैलिफोर्निया न जाते हुए हमें हवाई जाना चाहिए क्योंकि वहाँ जाने के लिए हवा काफी तेज चल रही है जिस वजह से वो लोग हवाई जल्दी पहुंच जाएंगे। रिचर्ड कहता है कि ये काफी खतरनाक है। बहुत कम लोग ऐसा करने में कामयाब होते हैं और कहता है कि उस तरफ जाने में हमारा सफर 500 मील और बढ़ जाएगा। लेकिन टैमी उस तरफ ही जाना चाहती थी क्योंकि उस तरफ की हवा तेज चल रही थी और ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग अब हवा ही जाएंगे। अपनी बोट को उस दिशा में मोड़ लेते हैं। अगले कुछ दिनों तक ये लोग अपना सफर हवाई की तरफ ही जारी रखते हैं। इसके बाद टैमी खाना जमा करती है और उन्हें पता चलता है कि उनके पास जो खाना है उसकी मदद से वो लोग सिर्फ 1 हफ्ते ही सर्वाइव कर सकते हैं और उन्हें हवाई पहुंचने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगेगा। इसलिए रिचर्ड कहता है कि हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए यानी मछलियों को पकड़कर खाना चाहिए। लेकिन टैमी कहती है कि मैं किसी भी मछली को नहीं मारने वाली। ये मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर वो समुद्र में जाकर मछलियों को नहीं पकड़कर लाएगी तो लोग भूख की वजह से मारे जाएंगे। रिचर्ड के बहुत समझाने के बाद टैमी समुद्र में जाती है मछली पकड़ने के लिए लेकिन वो इस काम में नाकाम रहती है और बिना मछली पकड़े वो वापस आ जाती है। और अब इनके पास पानी भी बहुत कम बचा था। अब तकदीर यहाँ उनका साथ देती है और अगली सुबह बारिश होती है जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और पेट भर के 18 दिन बाद पानी पीते हैं और बहुत सारा पानी जमा भी कर लेते हैं। पर सिर्फ पानी जमा करने से इनकी मुश्किल आसान नहीं होने वाली थी। हवाई पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। आज इन्हें समुद्र में सफर करते हुए 29 दिन हो चुके थे। एक रात जब ये दोनों आराम कर रहे थे तब इनको एक उम्मीद दिखती है। उनके सामने एक बहुत बड़ा कार्गो शिप आ जाता है। टैमी यहाँ पर फ्लेयर गन चलाती है पर वो लोग उनको नहीं देख पाते और कुछ ही दूर जाकर वो कार्गो शिप गायब हो जाता है। रिचर्ड उसे बताता है कि ये तुम्हारा हेलोजिनेशन था। यहाँ पर कोई भी कार्गो शिप नहीं आया था। टैमी पूरी तरह से टूट जाती है। अब उसे लगने लगा था कि अब वो लोग यहीं पर मर जाएंगे पर वो इंतजार करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगले दिन जब टैमी रिचर्ड के पैर की पट्टी उतारती है तो वो देखती है कि रिचर्ड का घाव अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी और उसको बहुत तेज बुखार भी था। अब यहाँ इनको कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार फिर से इन्हें एहसास होता है कि यहाँ फिर से तूफान आने वाला है। लेकिन इस बार ये लोग तूफान का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार और तकदीर इनका साथ देती है। तूफान नहीं आता, सिर्फ तेज हवाएं चलती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि टैमी बेंच पर सर रखकर सो रही है और रिचर्ड उसे उठाने की कोशिश करता है। तब टैमी उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगी, अब तुम जा सकते हो। और दोस्तों ये पॉइंट इस मूवी का बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड वहाँ नहीं है, यानी कि रिचर्ड कभी उसके साथ था ही नहीं।
जब तूफान आया था तब रिचर्ड की उस तूफान में ही मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद रिचर्ड टैमी से कभी मिला ही नहीं। ये बस टैमी की कल्पना थी जो उसके साथ कई दिनों तक थी। उसने इस सच्चाई को मान लिया था कि रिचर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब वो एक बार फिर से समुद्र से मछलियां पकड़ने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब हो जाती है, क्योंकि अगर वो मछलियां नहीं खाएगी तो वो जिंदा नहीं बचेगी। और कुछ दिन बीत जाते हैं और उसे अब समुद्र में पूरे 41 दिन बीत चुके थे और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। और एक सुबह यॉट पर एक पंछी आता है। टैमी उस पंछी को देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि अगर उसकी यॉट पर कोई पंछी आया है तो जरूर आसपास कोई किनारा होगा। उसे लगता है कि कहीं ये मेरा हेलोजिनेशन तो नहीं है, और तभी वो दूरबीन से देखती है तो उसे किनारा दिखता है और साथ ही उसे एक शिप भी नजर आती है। और तभी वो फ्लेयर गन चलाती है ताकि वो लोग उसे देख सकें और उसकी मदद कर सकें। वो लोग टैमी को देख लेते हैं, जिसके बाद वो लोग जल्दी उसके पास पहुंच जाते हैं। वो लोग उसके लिए खाना और पानी भेज देते हैं और उसकी यॉट को अपनी शिप से बांधकर किनारे तक ले जाते हैं। और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वो वापस ताहिती आती है, जहाँ वो रिचर्ड से मिली थी। इसके बाद वो रिचर्ड की बोट में आ जाती है, जहाँ वो रिचर्ड की और उसकी बहुत सारी फोटो देखती है, जिन्हें देखकर उसे रिचर्ड के साथ बिताए गए पल याद आने लगते हैं और वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। इसके बाद वो किनारे पर जाती है और जो अंगूठी उसे रिचर्ड ने पहनाई थी उसे वो समुद्र में बहा देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म